नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के टेस्ट नंबर 4 के डिस्कशन का अंतिम लेक्चर है और फिलहाल यह जो टेस्ट 4 का डिस्कशन है इसका यह चौथा दिन और चौथे दिन का यह लेक्चर नंबर 2 है। शाम को हम लोग जो है टेस्ट नंबर 5 के डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा लाइक करते हुए चलिएगा, कमेंट करते हुए चलिएगा जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाए या जो भी आपके सुझाव हों। तो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। और एक सूचना है, देखिए फ़ीस जो है वह जल्दी ही इंक्रीज़ होने वाली है। तो जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं पेड ग्रुप, और यदि वे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सैटरडे को मैं फ़ीस इंक्रीज़ कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। पूछा जा रहा है कि प्याज काटते समय निम्नलिखित में से किसके कारण व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलते हैं? ए हाइड्रोलिक अम्ल, बी अमोनिया, सी फार्मिक अम्ल या फिर डी सल्फेनिक अम्ल। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जैसे ही प्याज काटते हैं तो अमीनो एसिड जो कि उसमें रहता है वह सल्फो ऑक्साइड से सल्फेनिक एसिड बनाने लगता है और यही हमारी आंखों में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ना आगे के जो 20 प्रश्न है कुछ भी समझने समझाने लायक नहीं है। एकदम निश्चिंत रूप से, एकदम लाइट एकदम दिमाग थोड़ा सा हल्का फुल्का करके बस सुनते चले जाइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 में नगर की जनगणना हेतु यानी कि सेंसस टाउन निम्नलिखित में से कौन से मानदंड तय किए गए? पहला, 5000 व्यक्ति की न्यूनतम जनसंख्या। दूसरा, गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या। तीसरा, जनसंख्या का घनत्व कम से कम 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। सही कथन कौन सा है बताइए? जनगणना नगरों के संदर्भ में जो जनगणना 2011 के लिए प्रयोग किए गए थे, या फिर ऐसे जब समझिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन कौन से शहर थे जिनको जनगणना नगर बोला गया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्षेत्र या शहर जहाँ की जनसंख्या 5000 व्यक्ति, जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 थी और वहाँ पर काम करने वाले पुरुषों की संख्या का 75% जो है वह गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न था। और तीसरी कंडीशन थी कि उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। जो पुरुष जनसंख्या है उसका 75% गैर कृषि क्षेत्रों में, गैर कृषि गतिविधियों में यानी कि कृषि के अलावा अन्य गतिविधियों में कार्य करते हुए होना चाहिए उसका। और वहाँ का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग अगर होगा तो वह जनगणना 2011 के अनुसार एक सेंसस टाउन होगा। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान की हस्तलिखित प्रति को अलंकृत किया है? ए मिहिर सेन, बी एस.एन. बनर्जी, सी मुकेश बंदोपाध्याय या फिर डी नंदलाल बोस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नंदलाल बोस जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और भारतीय कला के अग्रदूत भी थे। किसके शिष्य थे? रविंद्रनाथ टैगोर के यह शिष्य थे और आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत थे नंदलाल बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनसे रिक्वेस्ट किया था और इनके रिक्वेस्ट के आधार पर ही इन्होंने भारत रत्न, पद्मश्री और आदि जो सरकारी प्रतीक चिन्ह है उन सभी का रेखा चित्र इनके द्वारा ही बनाया गया था। और इन्होंने ही भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतिलिपि को भी अलंकृत या फिर सुशोभित किया था, या यूं कहें कि बनाया गया था। किसने? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 60, बी आर्टिकल 61, सी अनुच्छेद 62 या फिर डी आर्टिकल 63। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल नंबर 61 में भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। हालांकि संविधान के उल्लंघन की परिभाषा
हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। फिलहाल देखिए, जो यह महाभियोग की प्रक्रिया है, यह 2 सदन है ना हमारे, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी शुरू हो सकती है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले उस सदन, यानी जिस सदन में, मान लीजिए कि इस कंडीशन में यह लोकसभा में शुरू हो रहा है महाभियोग की प्रक्रिया, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी यह कार्यवाही शुरू हो सकती है। और इस कार्यवाही के शुरू होने के साथ ही राष्ट्रपति को एक 14 दिनों का नोटिस भी दे दिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, अब इस महाभियोग को अभी हमारे कंडीशन में लोकसभा में पेश किया गया था ना, तो लोकसभा से यदि महाभियोग को पास किया जाता है तो पास करने के लिए कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित होने के बाद उसको पेश किया जाएगा, प्रक्रिया शुरू की जाएगी और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिनों की राष्ट्रपति को इसकी सूचना भी 14 दिन पूर्व ही दे दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा यह विधेयक पास हो जाएगा। और जब यह पहले सदन से पास हो जाएगा तो दूसरे सदन, यानी कि इस केस में जब हमने लोकसभा में इसको पास किया है तो राज्यसभा में जाएगा और दूसरा सदन इसकी जांच करेगा कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं। यदि जांच के उपरांत यह सदन सही पाता है कि आरोपों को सही पाता है, जो भी राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगे हैं, तो यह सदन भी अपनी विशेष बहुमत से इस विधेयक को पास कर देगा। और जैसे ही राज्यसभा, या हमारे कंडीशन में जो केस हमने लिया, राज्यसभा द्वारा यह पास होगा, राष्ट्रपति को अपने पद से हस्ताक्षर देना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहला वारेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड मेटकाफ, तीसरा लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड कैनिंग। कूट है 2-1-4-3, बी 4-1-2-3, सी 1-2-3-4 या फिर डी 4-3-2-1। चलिए देखिए, गवर्नर जनरल को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनसे संबंधित ना कार्यों को आप याद कर लीजिए। आप निश्चित रूप से यह याद कर जाएंगे कि कौन सा गवर्नर जनरल कब था। ठीक है, फिलहाल इस केस में जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1-2-3-4। यह क्रम सही है। वारेन हेस्टिंग का समय था 1773 से लेकर के 1785 तक का। और इसके समय का आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में पास हुआ था। बस इतना याद कर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को याद कर लीजिए, तब आपको वारेन हेस्टिंग याद रहेगा। ठीक है, दूसरी बात लॉर्ड मेटकाफ के बारे में बात करते हैं, जिसका कार्यकाल था 1835 से लेकर के 1836 तक का। तो इसके काल को याद करने के दौरान, या फिर यह जब गवर्नर जनरल था ना लॉर्ड मेटकाफ, तो इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था। ठीक है, प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए नए प्रेस कानून मेटकाफ ने प्रस्तुत या फिर पेश किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर लॉर्ड डलहौजी की, तो व्यपगत का सिद्धांत इसके लिए याद कर लिए। ठीक है, या फिर आप वुड डिस्पैच, घोषणा पत्र, वुड का शिक्षा पर वुड डिस्पैच याद कर लीजिए 1854 वाला, आपको चीज़ें याद रहेंगी। कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से लेकर के 1856 तक का इसका कार्यकाल था। और इसके कार्यकाल में ही 1853 में रेलवे रिपोर्ट पेश की गई। 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। टेलीग्राफ एवं डाक व्यवस्था में सुधार किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी इसी के समय पेश किया गया था। नेक्स्ट और अंतिम, लॉर्ड कैनिंग जो है यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल था 1856 से 57 तक। और इसी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हमारा वह महान क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था वर्ष 1857 का, या यूं कह ले कि हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था। बाद में यह अंतिम गवर्नर जनरल बनता है और इसको जो है भारत के प्रथम वायसराय के रूप में पुनर्नियुक्ति दे दी जाती है। यह भारत का प्रथम वायसराय था। कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि भारत की सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। ए कोलकाता, बी अहमदाबाद, सी मुंबई या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। हालांकि जो भारत की पहली आधुनिक सूती वस्त्र की मिल थी उसको 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी थी। जबकि यहाँ क्या पूछ रहा है, सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल। तो सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी 1854 में मुंबई में। किसके द्वारा, तो एक पारसी उद्योगपति थे CN देवर, ठीक है, इनके द्वारा जो है मुंबई में भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, वर्ष 2017 से 30 तक के लिए वनों हेतु संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वर्ष 2030 तक के लिए 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 संबद्ध लक्ष्यों का एक सेट है। दूसरा, यह वर्ष 2030 तक विश्व भर में वन क्षेत्रों को 3% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखिए, जनवरी दो, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। देखिए, जनवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र फोरम के एक विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना 2017 से 30 तक बनाई गई थी। किसके लिए, तो वनों के लिए, ठीक है, वनों के लिए यह समझौता किया गया था। और वर्ष 2030 तक इसमें वैश्विक विश्व में जो जंगल है उनको महत्वाकांक्षी दृष्टि तक, और वह महत्वाकांक्षा क्या थी कि वनों के क्षेत्रफल को 3% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। देखिए, 27 अप्रैल 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस योजना को अपना लिया, 27 अप्रैल 2017 को, ठीक है। अब यह जो समझौते हुए हैं यह पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बाध्यकारी है, देशों के ऊपर बाध्यकारी हैं, यह पूरी तरीके से स्वैच्छिक है और साथ ही साथ सार्वभौमिक भी है, ठीक है। सार्वभौमिक, जब यूएन का समझौता है तो सार्वभौमिक होगा ही, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना 2017 से 30 तक जो कि वनों के लिए किया गया एक समझौता है, जिसके अंतर्गत 2030 तक 6 वैश्विक वन लक्ष्य और 26 संबद्ध लक्ष्यों का एक सेट निर्धारित किया गया है। वे योजनाएं जो है या फिर यह योजना जो है वह स्वैच्छिक है। और इसके अलावा इसमें लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 2030 तक जो है विश्व भर के वन क्षेत्रों में 3% तक बढ़ा दिया जाएगा, जो यदि आकार में देखा जाए तो 120 मिलियन हेक्टेयर होगा, ठीक है। और यह जो फ्रांस देश है ना, उसके आकार के 2 गुने से अधिक का क्षेत्रफल है, 120 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं क्या करता है संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न दिया हुआ है। एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। पूछा जा रहा है यहाँ पर, कथन जो ए है वहाँ बताया जा रहा है कि यूट्रिफिकेशन के कारण कुछ शैवाल और जलीय पौधे झीलों की सतह पर पनपते हैं। कारण आर बताया जा रहा है कि यूट्रोफिकेशन के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। गुड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना था। ऑप्शन है आपके पास ए और आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। कैसे नहीं कर रहा, देखिए सबसे पहले जान लीजिए, बात करते हैं कारण की। देखिए, यूट्रिफिकेशन जब होता है वो अवस्था क्या होती है, पहले तो ये जान लीजिए। यूट्रिफिकेशन तब होता है जब किसी जल में खनिजों और पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। मान लीजिए कोई जल है, वहाँ पर खनिज और पोषक तत्व अधिक हो गए तो वह जल क्या होगा, वह जल अत्यधिक सुपोषित हो जाएगा। यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण होता है या फिर सुपोषण की अवस्था होती है यूट्रोफिकेशन। जल जब अधिक सुपोषित हो जाता है तो उसको बोला जाता है वहाँ पर भैया कि हाँ वहाँ पर यूट्रिफिकेशन की अवस्था हो गई है, ठीक है। तो यह किस कारणवश होता है, अब ज़्यादा खाना खाने लगेंगे तो आप भी तो सुपोषित हो जाएंगे। तो इसी कारण जो है खनिज और पोषक तत्वों की अधिकता जब हो जाए किसी जल के स्रोत में तो उसको बोला जाता है कि वहाँ यूट्रिफिकेशन हो गया। अब
जहाँ पर खनिज और पोषक तत्व तो अत्यधिक मात्रा में विकसित हो जाएंगे वहाँ पर तो भैया शैवाल और जलीय पौधे इनको खाने के लिए अच्छा खासा भोजन मिल जाएगा, तो ये जल्दी जल्दी खाएंगे और जल्दी जल्दी बड़े होंगे, यानी कि इनका विकास अत्यधिक हो जाएगा। अब जब इनका विकास अत्यधिक मात्रा में हो जाएगा तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। इस कारण उस जल में ऑक्सीजन की कमी यानी कि BOD जो है वह कम हो जाता है। किसी भी जल का BOD कम होने का मतलब होता है कि वह जल जो है अब दूषित हो चुका है, ठीक है, वह जल अब जो है दूषित हो चुका है। अगर वहाँ पर BOD की कमी यानी कि BOD की कमी कह रहा हूँ, BOD की मांग बढ़ गई, ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी ना, ऑक्सीजन कम हो गया तो इस कारण उस जल में ऑक्सीजन की मांग जो है वह उच्च हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी जल में यदि ऑक्सीजन की मांग अधिक हो गई है तो वह जल जो है दूषित हो गया है, ठीक है। और यह किस कारण होता है? तो यूट्रोफिकेशन के कारण होता है। फिलहाल यूट्रोफिकेशन के कारण कुछ शैवाल और जलीय पौधे जो है वह झीलों की सतह पर भी पनपते हैं और इसका यह कारण नहीं है कि जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दरअसल पौधों में जब आपको वही चीज़ फिर से रिपीट करना होगा, जब पोषक तत्व और खनिजों की मात्रा बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है शैवाल अधिक से अधिक संख्या में पनपने लगते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय DNA फिंगरप्रिंट का जनक कहा जाता है? A डॉक्टर लालजी सिंह, B मेघनाथ साहा, C CNR राव या फिर D MS स्वामीनाथन। चलिए देखिए, भारत में DNA फिंगरप्रिंट का जनक या फिर DNA टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को, ठीक है। अभी फिलहाल इनकी मृत्यु हो चुकी है, 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो लालजी सिंह जो है इनको भारत में DNA फिंगरप्रिंट का जनक कहा जाता है। बस स्टेटमेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है हमारे भारत के? A अजय कुमार भल्ला, B विवेक जोशी, C VK सारस्वत या फिर D CR राव। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B। वर्तमान के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त हैं यह विवेक जोशी जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एक तरफ पंचवर्षीय योजनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित मॉडल दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है A प्रथम पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल, B तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना, C नौवीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, D 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। जरा आप लोग बताइए तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी? यह आप लोगों के लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। फिलहाल जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी यह गाडगिल योजना पर आधारित थी, ठीक है। और इसमें इसका जो लक्ष्य था वह था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और आगे बढ़ने की आत्म प्रेरित स्थिति तक पहुंचना। वहीं नवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 1997 से लेकर के 1997 से लेकर के 2002 तक का, इसका लक्ष्य रखा गया था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी। सबसे अंत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका समय था 2012 से 2017 तक का, उसका लक्ष्य रखा गया था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है आपके पास A भारत, B जर्मनी, C पाकिस्तान या D ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। भारत लगातार दूसरी बार जो है पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा वर्ष 2023 में। इसके पहले भारत द्वारा वर्ष 2019 में भी पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की गई थी। भारत में यह आयोजन जो है भारत के ओडिशा राज्य में किया जाएगा और ओडिशा राज्य में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम और दूसरा स्टेडियम है बीजू पटनायक, ठीक है, बीजू पटनायक स्टेडियम जो कि राउरकेला में है, ठीक है। 2 स्टेडियम में यहाँ पर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट,
संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए निर्मित पीठ में आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? ए 2, बी 3, सी 5 या डी 7? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, संवैधानिक व्याख्या के लिए जो पीठ बनाई जाती है उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है 5, लेकिन जो डिवीजन बेंच होती है वहाँ पर सदस्यों की संख्या 2 या 3 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब संवैधानिक पीठ बनेगी तो उसके न्यूनतम सदस्यों की संख्या 5 ही होगी। बात करें अगर संविधान पीठ की, तो संविधान पीठ के बारे में प्रावधान जो है वह आर्टिकल नंबर 145 में किया गया है। आप लोग इस आर्टिकल को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, कुछ प्रस्ताव हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए गिलोटिन प्रस्ताव, मतदान करने के लिए आरोपित अनधिकृत धाराएं, बी नीति कटौती प्रस्ताव, किसी अनुदान की मांग में निर्धारित राशि में कमी, सी कंगारू कटौती, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की जाती है, डी व्यवस्था का प्रश्न, जब सदन की कार्रवाई में सामान्य नियमों का पालन नहीं किया जाता है। बताइए कौन सा प्रस्ताव जो है उसकी व्याख्या से सही से सुमेलित नहीं है। प्रस्ताव को लेकर के एक अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नीति कटौती क्या होती है? देखिए, 3 तरह की कटौती प्रस्ताव होती है। एक होती है नीति कटौती, एक होता है आर्थिक कटौती और एक होता है सांकेतिक कटौती। ठीक है, इन सभी में अलग अलग क्या है? तो देखिए, नीतिगत कटौती में क्या होता है कि जितनी भी मांग होती है उन सभी को घटा करके मांग की राशि को या अनुदान की राशि को 1 रुपया कर दिया जाता है। मतलब टोटल मान लीजिए कि क्या कहते हैं 1000 रुपये कुल डिमांड की गई, लेकिन इनको घटा करके टोटल कर दिया गया 1 रुपये, मांग की राशि को घटा करके 1 रुपये कर दिया गया। यह किस लिए की जाती है? तो किसी मांग की अंतर्निहित नीति की असंतुष्टि के कारण अनुदान की राशि को घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है। और इस नीति कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत कोई भी सदस्य जो है वह वैकल्पिक नीति भी प्रस्तुत कर सकता है। बाकी अन्य सभी खंड एक दूसरे से बिल्कुल सही सुमेलित हैं। गिलोटिन प्रस्ताव जो होता है मतदान करने के लिए आरोपित अनधिकृत धाराएं होती हैं। ठीक है, सिंपल आपको बताऊं तो गिलोटिन प्रस्ताव में यदि समय अभाव के कारण या किसी कारणवश जो है विधेयक या प्रस्ताव के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाई, मान लीजिए किसी विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि समय जो है वह बहुत कम बचा हुआ है चर्चा करने के लिए, तो करते क्या हैं कि ऐसे भाग जिन पर पहले से ही मतदान हो चुका है, मान लीजिए वह विधेयक पहले से ही पेश था तो उसके कुछ भागों पर अगर पहले से मतदान हो चुका है तो उसी विधेयक या फिर उसी खंड के साथ उस प्रस्ताव को भी, उन सब चीज़ों को भी पास कर दिया जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है गिलोटिन। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपनी फांसी से पूर्व इन्होंने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, नहीं अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। दूसरा, इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पंक्तियाँ लिखी। आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी अशफाक उल्लाह खां, सी राम प्रसाद बिस्मिल या फिर डी चंद्रशेखर आज़ाद। पंक्तियाँ एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि काकोरी षड्यंत्र केस में जिनको कि फांसी की सज़ा दी गई थी, उन्होंने जो है अपने फांसी की अंतिम रात के पहले जो है दूध पीने से अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि मैं अब अपनी माँ का ही दूध पीऊँगा। और साथ ही साथ इन्होंने एक मशहूर पंक्ति लिखी थी जो था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरजू रहे। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में। ठीक है, तो इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं भी लिखी गई। देखिए, ये क्रांतिकारी भी थे और कवि भी थे। ठीक है, देशभक्ति पर इन्होंने कई कविता लिखी थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम आप याद रख लीजिए। मैनपुरी की प्रतिज्ञा राम प्रसाद बिस्मिल जी की है, मैनपुरी की प्रतिज्ञा, मन की लहर और साथ ही साथ क्रांति गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि किसकी थी रचना, और क्रांति गीतांजलि जो है वह राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना है।
राम प्रसाद बिस्मिल जी देखिए विभिन्न नामों से हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में लिखते थे, जैसे कि इनके द्वारा राम, अज्ञात और बिस्मिल के नाम से विभिन्न भाषाओं में रचनाएं की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि कांग्रेस अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। दूसरा, वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था। हालांकि कांग्रेस के द्वारा यह जो स्वराज अपनाया गया था उसमें ब्रिटिश उपनिवेश के तहत यानी कि स्वशासित ब्रिटिश उपनिवेश की मांग की गई थी, न कि संपूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी चीज़, 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और इसी के ठीक बाद इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत आसान प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है ए, सूखा तब होता है जब सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा प्राप्त हो। बी, एक चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्र प्रायः कम और अत्यधिक अस्थिर वर्षा प्राप्त करता है। सी, पारिस्थितिकी क्षरण के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उनकी प्रकृति उग्र होती जा रही है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही नहीं है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी कथन सही हैं। सूखा तब होता है जब सामान्यतया जो वर्षा होती है उससे 75% वर्षा कम हो जाए तो उस वर्ष को सूखा वर्ष घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, बात करें अगर चिरकालिक सूखा की या फिर दीर्घावधि सूखे की बात करें तो हमारे भारतीय मौसम विभाग के द्वारा एक मानक तय किया गया है जिसके अनुसार यदि यदि कुल वर्षा में कमी जो है वह दीर्घावधि वर्षा का 10% से कम हो जाए तो उसको कहा जाता है सूखे की अवस्था, अथवा यदि यह 20% से अधिक हो तो क्षेत्र को मध्यम या फिर गंभीर या मिश्रित सूखे से प्रभावित माना जाता है। ठीक है, देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा एक सूखे वर्ष को एक वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। मान लीजिए कि कौन सा वर्ष सूखा वर्ष होगा, उसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार भी बताया गया है कि कुल वर्षा में कमी जो है वह दीर्घावधिक औसत मान से 10% से यदि कम हो रही है या फिर 20% से अधिक कम हो रही है। ठीक है, 20% से अधिक हो तो वह क्षेत्र जो है मध्यम या गंभीर या मिश्रित सूखे की स्थिति से प्रभावित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, बाढ़ क्या होता है तो देखिए एक नदी चैनल क्या होता है, नदी जिस मार्ग से चलती है उस मार्ग को इसको चैनल बोला जाता है। ठीक है, तो एक नदी चैनल या समुद्र के तट पर उच्च जल स्तर यानी कि उसका जल स्तर जो है अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुका है, वह स्थिति बाढ़ कहलाती है और भूमि पर जल प्रवाह का कारण बनता है वह बाढ़। ठीक है, जो सामान्य रूप से भूमि को जलमग्न कर देता है। पिछले कुछ वर्षों से जो है वनों की कटाई या आदि पारिस्थितिक क्षरण घटनाओं के कारण जो है प्रकृति उग्र होती गई है और बाढ़ की घटनाएं और बाढ़ के मैदान जो है वह धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, बाढ़ के मैदानों में बस गए, यहाँ पर बाढ़ लगातार तो आएगी ही। ठीक है, तो चलिए फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए एक छोटा सा चीज़ और जान लीजिए कि सूखे का स्थानिक विस्तार अगर 40% से अधिक हो जाए तो उसको अखिल भारतीय सूखा वर्ष घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की।
यहाँ पूछा जा रहा है कि अलकनंदा और भगीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी प्रयागराज या फिर डी वाराणसी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलकनंदा और भगीरथी जहाँ मिलती है वह ईश्वरीय संगम होता है और उसे देवप्रयाग बोला जाता है। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। उत्तराखंड के पंच प्रयागों की बात करें तो पहले है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, जिसमें कि सभी नदियां क्रमशः धीरे धीरे अलकनंदा नदी से मिलती रहती हैं। ध्यान रखिए, सभी नदियां अलकनंदा नदी से क्रमवार मिलती रहती हैं। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जब मिलती है किससे बताइए? धौली गंगा से मिलती है, तो इस क्षेत्र को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ता हुआ यह संगम और अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है और यहाँ पर मिलती है नंदाकिनी से और यह हो जाता है नंदकर्ण। क्या हो जाता है? नंदकर्ण स्थल हो जाता है यह। ठीक है, फिर धीरे धीरे यह अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और आगे मिलती है किससे बताइए? आगे मिलती है मंदाकिनी नदी से। किससे? तो मंदाकिनी नदी से, और यह कहलाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग, और फिर आगे देवप्रयाग बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक प्रयाग छूट गया, वह है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जब पिंडर गंगा से भगीरथी नदी अलकनंदा नदी मिलती है तो उसको बोला जाता है पिंडर प्रयाग। ठीक है, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके बाद आता है नंद प्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और सबसे नीचे है बताइए देव प्रयाग। देव प्रयाग में जैसे ही यह अलकनंदा और भगीरथी मिलती हैं तो वहीं से उस नदी को गंगा नदी बोला जाने लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है? पहला सांडी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा रुद्रसागर झील, तीसरा सरसई नावर वेटलैंड, चौथा ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा विस्तार, पांचवा नवाबगंज पक्षी विहार। बताइए कूट का प्रयोग करते हुए। ऑप्शन है ए 1 2 3 4 5, बी केवल 2 3 4 5, सी केवल 1 3 4 और 5, या डी 2 3 और 4। फिर से ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 और 5। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जो दूसरा वाला है रुद्रसागर झील यह जो है त्रिपुरा में स्थित है। देखिए, भारत में कुल 82 रामसर स्थल हैं। ठीक है, रामसर स्थल क्या होते हैं जरा कमेंट करके बताइए, तो आपको बताया गया है। ठीक है, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में है रामसर स्थल। ठीक है, और इनमें हाल ही में 7 जोड़े गए हैं अलग से। फिलहाल सभी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है? तो यह है हरदोई में। रुद्रसागर झील आपको बता दिया गया कि यह त्रिपुरा में है। सरसई नावर वेटलैंड कहाँ पर है? तो सरसई नावर वेटलैंड जो है वह इटावा में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा विस्तार कहाँ पर है? तो यह तो दिया ही हुआ है ना, ब्रजघाट से नरोरा विस्तार तक है। नेक्स्ट, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यह उन्नाव में है। इसके अलावा पार्वती अर्ग पक्षी अभ्यारण्य जो कि गोंडा में है। इसके अलावा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ पर है? तो यह है रायबरेली में। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो हो गई। एक हो गया कीठम झील। ठीक है, क्या है? कीठम झील, या फिर इसको एक अन्य नाम सूर सरोवर के नाम से बोला जाना जाता है। और यह कहाँ पर है? कीठम झील या सूर सरोवर यह है आपका आगरा में। बाकी अन्य यहाँ पर आपसे बता दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित है? ऑप्शन है ए उत्सर्जन गैप रिपोर्ट या फिर इमिशन गैप रिपोर्ट यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, बी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच या फिर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी वैश्विक पर्यावरण परिदृश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल या फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, या फिर ऑप्शन डी वैश्विक जलवायु परिवर्तन विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। बताइए कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित है? चलिए
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जो है यह यूनेप के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 2019 में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2019 के 10वें संस्करण का शुभारंभ कर दिया गया और इसमें यह बताया गया कि भारत, रूस और तुर्की जो है वे अपने लक्ष्य से 15% अधिक प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब जल्दी ही अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे इमिशन को कम करने के। ठीक है, फिलहाल इस रिपोर्ट का एक अन्य निगेटिव पॉइंट भी है। इसमें बताया गया कि 4 वर्षों में जो शीर्ष 4 उत्सर्जक रहे हैं वे थे चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चौथा था अपना भारत। विश्व के कुल उत्सर्जन का 55% तो इन्हीं के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, हालांकि भारत, रूस और तुर्की अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक ज़्यादा तत्पर हैं और 15% ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं सभी रिपोर्टों के बारे में। तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट तो यह UNEP के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट यह जारी किया जाता है WWF के द्वारा यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें इस बार बताया गया था कि जो विश्व के कशेरुकी प्राणी हैं उनकी संख्या जो है वह कम होती जा रही धीरे धीरे, या यूँ कहें कि आधी। ठीक है, कशेरुकी प्राणी उनको बोला जाता है जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, फिलहाल एक अन्य इंडेक्स भी होता है। ठीक है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट तो हमने देख लिया, एक होता है लिविंग प्लैनेट, एक सेकेंड, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो है यह इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी के द्वारा या फिर जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, दोनों एक ही का नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी बोल लीजिए या फिर जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन बोल लीजिए, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1826 में की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जारी किया जाता है, लेकिन लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक पर्यावरण परिदृश्य या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक के बारे में। तो यह रिपोर्ट जारी की जाती है यूनेप के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वही वर्ल्ड इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करता है। और सबसे अंत में ग्रीन अर्थ सोसाइटी, इसकी बात करते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट की, तो इसको जारी किया जाता है ग्रीन अर्थ सोसाइटी के द्वारा। ग्रीन अर्थ सोसाइटी के द्वारा जो है वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, अंतिम तो इसके बाद होगा कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जिसमें कथन ए है कि केंद्रक को कोशिकाओं के ऊर्जा ग्रह के रूप में जाना जाता है, और कारण आ रहा है कि कोशिका में उत्पादित ऊर्जा मुद्रा को ATP के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही किंतु आर गलत है, और डी है कि ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कोशिका जो है यह केंद्रक जो है यह ऊर्जा ग्रह के रूप में इसको नहीं जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, ना कि कोशिका को। और यह कारण जो है यह सही है कि कोशिका में उत्पादित ऊर्जा मुद्रा को जो है ATP के रूप में संदर्भित किया जाता है। ATP होता क्या है? तो इसको बोला जाता है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, ATP का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। यह क्या है? तो यह सभी जीवों में पाया जाने वाला ऊर्जा अणु है। ATP के द्वारा होता क्या है? तो खाद्य अणुओं के टूटने से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को जो है ATP कैप्चर करता है और इसे अन्य सेलों में या फिर सेलुलर प्रक्रियाओं को ईंधन देने के लिए जारी कर देता है या फिर रिलीज कर देता है ईंधन के लिए या ऊर्जा देने के लिए, यही ऊर्जा मुद्रा प्रदान करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं अपने इस पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज के अंतिम प्रश्न की, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लेवनिंग एजेंट है। ऑप्शन है ए वॉशिंग सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी डिटर्जेंट या फिर डी नमक। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल यहाँ पर फोकस करते हैं हम लोग लेवनिंग एजेंट पर। तो देखिए, ऐसे पदार्थ होते हैं लेवनिंग एजेंट जो गैसों की निर्मुक्ति के द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों में विस्तार कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ऐसे आप समझिए जैसे ब्रेड आपने देखा होगा, ठीक है। तो ब्रेड में क्या हुआ, कुछ गैस निकले, कुछ पदार्थों से गैस निकला, इस कारण उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब उसको पकाया जाता है तो वहाँ से गैस निकलती है और इस कारण ब्रेड में आप देखेंगे छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और उसका विस्तार हो जाता है, ठीक है। तो यह इसी को बोला जाता है लेवनिंग एजेंट। शुद्ध रूप में आपको जानना है तो गैसों की निर्मुक्ति के लेवनिंग एजेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो गैसों की निर्मुक्ति के द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों में विस्तार करते हैं और परिणाम स्वरूप छिद्रित रचना वाले खाद्य पदार्थ पके हुए उत्पाद बन जाते हैं। इसे लेवनिंग एजेंटों के रूप में या लेवनिंग एजेंट प्रमुख रूप से होते हैं कौन कौन से। एक तो हो गया बेकिंग सोडा, दूसरा हो गया वायु, तीसरा हो गया वाष्प, भाप कह रहा था मैं, तीसरा हो गया वाष्प, चौथा हो गया खमीर और साथ ही साथ बेकिंग पाउडर आदि चीज़ें भी इनमें शामिल होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, शाम को हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 5 का। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।